ओके सो स्टार्टिंग विद द केस ऑफ स्टेटमेंट हम लोग बात शुरू कर लेते हैं यहाँ से। देखो अभी तक मुझे नहीं पता आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आई नहीं आई, छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। थ्रू आउट दोबारा बात करते हैं। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्राम का वो बता रहा हूँ। एक बेसिक कैलकुलेटर है। उसके अंदर हम लोगों ने दो वैल्यूज का इनपुट लेना है और उन दो वैल्यूज को यूजर बताएगा कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, ये यूजर बताएगा। अभी पिछली बात का बहुत अच्छे से याद रखना है, जो मैंने कहा था कि जो यूजर का एक्सपेक्टेड इनपुट होता है वही हमारे केसेस बनते हैं केस ऑफ के अंदर। ओके, मैंने क्या किया, मैंने पहले सोचा कि इस प्रोग्राम का लेआउट क्या होना चाहिए। हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल num1 नाम का और एक वेरिएबल num2 नाम का। और इससे आप लोग कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे कि दो वैल्यूज हैं जो हमें यूजर से इनपुट चाहिए। डेफिनेटली पहले दो वैल्यूज को इनपुट लेंगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि हमने क्या करना है। ये जो आंसर नाम की वेरिएबल को मैंने कट किया हुआ है ना, इसको अभी समझाता हूँ कि ये क्यों किया है। और इन दोनों वेरिएबल की जो डेटा टाइप है कलेक्टिवली वो मैंने ले ली है रियल, बिकॉज कैलकुलेटर चाहे सिंपल भी हो ना, वो पॉइंट्स में आंसर जरूर देता है। डेसिमल पॉइंट एक्सेप्टेड होता है बेसिक कैलकुलेटर के अंदर भी। बेटा अगर किसी का कोई भी सवाल हो ना तो भाई देखो, माइक अनम्यूट करके पूछना, मैं चैट अभी नहीं देखूंगा बिल्कुल भी, वरना हैंड रेस कर लेना। दूसरा, डिक्लेयर किया मैंने एक और वेरिएबल जिसका नाम रखा ऑपरेटर। बच्चों ने कहा चॉइस रख ले, मैंने कहा आपकी मर्जी है, तो मैंने दोनों नाम रख दिए। लेकिन असल में ये एक ही वेरिएबल है और मैंने ऑपरेटर ही नाम रखा था इसका। ठीक है, आप चाहे चॉइस रखना चाहे चॉइस रखो। इसकी डेटा टाइप मैंने रखी कैरेक्टर। और कैरेक्टर को हमेशा CHAR लिखते हैं, चार लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर पूरा नहीं लिखते, कैरेक्टर के लिए हम चार लिखते हैं। इसकी डेटा टाइप मैंने कैरेक्टर क्यों रखी, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने जब डिस्कस किया था हमने कहा था अ सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट, एक सिंगल इनपुट आ सकता है कोई भी। तो ऑपरेटर क्योंकि एक सिंगल इनपुट होगा ना, कि भाई ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल कैलकुलेटर के लिए ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो ये सिंगल इनपुट है, दैट्स वाई हमने इसकी डाटा टाइप रख ली कैरेक्टर। अब हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया, हमने कहा एंटर फर्स्ट वैल्यू, और इनपुट ले लिया num1 के अंदर, जो कि कॉन्सेप्ट यही है कि हमने पहली वैल्यू के लिए बनाया है। और फिर हमने कहा आउटपुट एंटर सेकंड वैल्यू, और इनपुट ले लिया num2 के अंदर, जो कि अगेन वही कॉन्सेप्ट है। फिर हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि भाई एंटर योर चॉइस बिटवीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये अब एक नई चीज आ गई कि हमने एक चॉइस या ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के लिए इनपुट लिया यूजर से और उससे कहा कि भाई ऑपरेटर के अंदर एक इनपुट डालो कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, अब यूजर ने समझ लो कि कोई ऑपरेटर भी इनपुट कर दिया। अब देखो, जब भी तुम्हारा केस बनेगा तो अकल थोड़ी इस्तेमाल ज्यादा करनी पड़ेगी आपको कि आपने किस चीज पे बनाना है। देखो, अब जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कंडीशन किस चीज पे लाई कर रही है कि भाई जो ऑपरेटर है ना, वो डिसाइड कर रहा है कि प्रोग्राम का फ्लो क्या करेगा। यानी कि दो वैल्यूज को ऐड करेगा, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा या दो वैल्यूज को डिवाइड करेगा। ये आपका ऑपरेटर डिसाइड कर रहा है। आप कंडीशन देख लो बना के, क्या आप नंबर पहली वैल्यू पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या दूसरी वैल्यू पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप ऑपरेटर पे कंडी केसेस बनाओगे कि भाई अगर तो एक्सपेक्टेड इनपुट यूजर का मेरे पास ये चार चीजें हैं तो यही केसेस बनेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रोल प्ले कर रहा है ना एक बेसिक कैलकुलेटर के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो ऑपरेटर कर रहा है। वो डिसाइड करेगा कि कैलकुलेशन क्या होनी है। अब मैंने अभी आपसे पिछली दफा कहा था कि यूजर का जो एक्सपेक्टेड इनपुट होगा ना भाई, उसके ऊपर केसेस बनेंगे। तो मुझे बताओ कि ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने यूजर से क्या एक्सपेक्ट करना है, कि वो या तो प्लस देगा या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। यस, तो यही केसेस बन जाएंगे। प्लस का केस, माइनस का केस, मल्टीप्लाई का केस, डिवाइड का केस। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि टेक्स्ट बुक में जब हमने केसेस देखे थे ना, 1 2 3 4, तो उसमें ना कोटेशंस नहीं लगी हुई थी। मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ था, बल्कि खाली वन लिखा हुआ था।
यहाँ पे आपने जो लगाया है उसमें कोटेशंस है। तो बेटा एक रूल बना लो, हमेशा के लिए याद रख लो, केस ऑफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर केस बन रहा है, जैसे 1 2 3 4 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, इसके ऊपर अगर कोई केस बन रहा है, तो हमेशा याद रखना कि अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, या दो भी हो तीन भी हो जितनी भी हो, वैसे तो हम सिंगल पे डील करेंगे, वो कभी भी कोटेशंस में नहीं लिखी जाएंगी केस ऑफ के अंदर। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, दैट कुड नॉट बी रिटन इन अ कोटेशन। और सिर्फ केस ऑफ के अंदर नहीं, इफ एल्स के अंदर भी, किसी भी कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर अगर तुमने कंडीशन बनानी है किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे, वो कभी भी कोटेशन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी अगर तुम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वन को कोटेशंस में लिखोगे, तो वो असल में उसको न्यूमेरिक वैल्यू के बजाय एज ए स्ट्रिंग लेना शुरू कर देगा। वो समझेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, और एज इट इज उसको जो है वो स्क्रीन पे, समझ लो जैसे एक आउटपुट के अंदर कोई आपका टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है ना, जस्ट ऐसी वैल्यू लेना शुरू कर देगा। जबकि हमने यूजर से जब वो ली होगी तो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ली होगी, और केस ऑफ के अंदर अगर हम उसको यूं लिख देंगे तो वो उसको न्यूमेरिक नहीं बल्कि स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा होगा। तो दैट्स वाई वो दो वैल्यूज कंपेयर नहीं हो पाएंगी, और वो अदरवाइज पे चला जाएगा। वो कहेगा भाई ये तो यूजर ने पता नहीं क्या डाल दिया। बहरहाल वापस आते हैं, तो इसके अलावा अगर कोई भी केस बनेगा, कोई भी केस, तो उसमें कोटेशन यूज होंगे। हाँ, सिंगल कैरेक्टर है तो भाई सिंगल कोड यूज करोगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो डबल कोड यूज करोगे। अब देखो, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई वाला समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ वही बता देता हूँ। अब देखो, मिसाल के तौर पे यूजर ने मल्टीप्लाई एंटर कर दिया, सही है। तो अब केस बनाने का तरीका क्या है? केस बनाया, कॉलन लगाए, जो करना है फिर उसके अंदर आपने आगे करना है। तो मैंने कहा आउटपुट केस के अंदर, और मैंने एक स्ट्रिंग लाइन थी, मैंने कहा द प्रोडक्ट इज, मतलब मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो द प्रोडक्ट इज, और सेपरेटर यूज करके मैंने क्या किया, नम वन की वैल्यू को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि देखो मैंने ये चीज कोटेशंस में नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि ये मैंने वेरिएबल को कॉल किया है, ना कि कोई स्ट्रिंग लाइन है। जो मैंने बताया था ना कि आउटपुट के अंदर हम दो चीजों को कॉन्कैटिनेट करेंगे, कि एक तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए, और साथ ही उसके किसी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कराने के लिए। तो यस, अब हमने सेपरेटर यूज किया, पहले नम वन की वैल्यू को कॉल कराया, उसको मल्टीप्लाई करा दिया नम टू की वैल्यू से। और याद रखना, अगर तुम सूडो कोड में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खाली मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस यूज करते हो कहीं पे भी, जैसे मैंने यहां पे यूज किया है, वो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर को जानता है, समझता है। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर एनीथिंग फॉर इट, वो डायरेक्टली इसको मैनिपुलेट कर लेता है। दैट्स व्हाई हमने भी डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि भाई अगर तो यूजर मल्टीप्लाई का साइन एंटर कर दे, तो तुम क्या करो कि यूजर ने जो नम वन के अंदर वैल्यू रखवाई है और नम टू के अंदर जो वैल्यू इनपुट की है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, और जो रिजल्ट आएगा वो असल में वो यहाँ पे शो होगा। मिसाल के तौर पे यूजर ने नम वन के अंदर एंटर किया 5, और नम टू के अंदर एंटर किया 2। अब जब इस लाइन पे हमने मल्टीप्लाई एंटर करवा लिया यूजर से, मतलब उसने कर दिया, तो अब जैसे ये लाइन तो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो गई ना, कि भाई द प्रोडक्ट इज, जैसे यहाँ आउटपुट की स्क्रीन पे मैंने बनाया द प्रोडक्ट इज, तो वो तो हो गई। लेकिन अब वो क्या करेगा कि जब वो ये देखेगा ना कि ये हो रहा है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, असल में क्या करेगा वो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो 5 को यहाँ रखेगा, 2 को यहाँ रखेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट जो हो जाएगा ना 10, वो डिस्प्ले करवाएगा, ना कि अलग अलग वैल्यूज। ये याद रखना, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो डिस्प्ले कराएगा। क्योंकि टेक्निकलिटीज में फिर जाते जाओ तो मैं और बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको यहाँ पे, कि भाई क्योंकि हमने एज अ वैल्यू तो इसको लिया नहीं है कि वो पहले उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराए और फिर वो ये सब चीजें शो करे, तो इस वजह से वो टेक्निकलिटीज बहुत सारी हैं इसमें। लेकिन अभी के लिए बात समझ लो कि भाई जब इस तरह की लाइन लिखी जाएगी ना, तो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। सिमिलरली अगर यूजर ने डिवाइड वाला सिंबल एंटर किया है ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तो फिर हमने कहा कि भाई आउटपुट द डिवीजन इज, और नम वन की वैल्यू को कॉल करो और उसको डिवाइड करवा दो नम टू की वैल्यू से, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऊपर दिया हुआ एक वेरिएबल को कट किया था, उसका नाम है आंसर, और मैंने कहा था कि क्यों कट किया है वो भी बता दिया था। ठीक है। अच्छा अब देखो,
हाँ देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जो अच्छा मेथड है ना प्रोग्रामिंग करने का, वो क्या है कि अगर तुम्हें पता है कि 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 10, 15, 50, 100 वेरिएबल्स हैं, उनकी आपस में कोई कैलकुलेशंस चलनी है। लेट सपोज कि वो एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, उनके मल्टीप्लिकेशन होने, उनका कुछ भी होना है। तो एक तो तरीका ये है जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि भाई दोनों तीनों चारों की वैल्यूज को एक साथ तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अगर ये ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, अब सोचो, अब 3 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो तुम्हें एक और एडिशन करनी पड़ेगी यहाँ पे num3 की। अगर 4 को करना होगा तो तुम्हें एक और करनी पड़ेगी, सही है। अब वैल्यू डिस्प्ले करवाने वाले पार्ट में अगर मुझे इतनी लंबी 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 वेरिएबल की लिस्टिंग करनी पड़े, तो कितना हेडेक है ना। कि अब मिसाल के तौर पे कि भाई प्रोडक्ट के लिए मैंने अलग लिस्टिंग करनी है, डिवीजन के लिए अलग करनी है। इसका एक और अच्छा तरीका है, वो क्या है कि भाई आप एक और वेरिएबल लो, उसके अंदर किसी भी 2 वैल्यूज का, 3, 4, 5 वैल्यूज का जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आना है ना, वो स्टोर करवा दो। और इससे फायदा ये होगा कि अपने उस प्रोग्राम में किसी भी जगह पे अगर तुम्हें वही वाली वैल्यू दोबारा चाहिए होगी, तो तुम उसको फौरी तौर पे उस वेरिएबल को कॉल करोगे और वहां पे उसकी वैल्यू को दोबारा से कॉल कर लिया जाएगा, जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आई होगी। एग्जांपल लो, यहाँ पे मैंने एक 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 वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा आंसर। कॉन्सेप्ट ये है कि आंसर जो है ना वेरिएबल, ये मेरे दोनों वैल्यूज की num1 num2 की जो भी कैलकुलेशंस होंगी ना, उसके रिजल्ट्स को स्टोर करेगा, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। ये है आंसर का कॉन्सेप्ट। तो भाई मैंने क्या किया कि जब ये सारा मामला हो गया ना, मैंने कहा कि अगर यूजर पॉजिटिव साइन एंटर करे तो केस बनाओ। मैंने कहा भाई प्लस, कॉलन लगाया। मैंने कहा कि अगर यूजर प्लस एंटर करे ना, तो क्या करना कि जो आंसर नाम का वेरिएबल है, उसको एक वैल्यू अलॉट कर देना। वो वैल्यू क्या है, num1 में जो वैल्यू आई है ना, और num2 में जो वैल्यू आई है, उसको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा ना, वो आंसर में स्टोर कर देना। मिसाल अभी हम बात कर रहे थे कि 5 एंटर किया यूजर ने यहाँ पे और 2 एंटर किया यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे वो रखेगा 5 को, यहाँ पे रखेगा 2 को। आंसर जो आएगा 7 वो स्टोर करवा देगा आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आंसर नाम के वेरिएबल ने एडिशन वाली वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब मान लो कि ये ये केस ऑफ का स्टेटमेंट एंड हो गया, और मेरे आंसर नाम की वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो इन दोनों को ऐड करवा के जो आंसर आया था वो थी। अब कहीं पे भी प्रोग्राम में अगर मुझे वही वैल्यू दोबारा चाहिए ना, तो मुझे num1 प्लस num2 नहीं लिखना, बल्कि मुझे सिर्फ आंसर को कॉल करना है कहीं पे भी, और वो इनकी वैल्यूज को जो ऐड करके आई थी वो उठा के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। ये है फायदा। और ये फायदा सबसे बड़ा कब होगा कि जब मेरे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेरिएबल, 10, 50, 100 वेरिएबल होंगे, और उनकी कैलकुलेशन मैंने कहीं स्टोर की भी होंगी ना, तो वो सबसे बड़ा फायदा वहां पे आपको शो होगा कि अगर आपने एक वैल्यू एक दफा कैलकुलेट करवा के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे पास यहाँ पे 15 वेरिएबल्स हो जिनका मैंने एडिशन करनी है, सही है, num1 से लेके num3, तो अप टिल num15 तक। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस पार्ट के बाद भी कहीं और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना होगा, तो मुझे पूरा 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 num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4 अप टिल num15 तक लिखना पड़ेगा। इससे बहुत बेहतर ये नहीं है कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर एक दफा जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं उनकी कैलकुलेशन करवा के एक ही दफा स्टोर करवा दी। अब मुझे जब भी कोई वैल्यू वाली चाहिए है, मैं वहां पे जाके उसके वेरिएबल को कॉल कर दूंगा जिसमें उसकी वैल्यू स्टोर की गई है। यहाँ पे उसका नाम हमने आंसर रखा है। अब हमने अगले ही लाइन में क्या किया, ये एक ही केस चल रहा है बेटा, ठीक है, ये दूसरा केस नहीं है, एक ही केस चल रहा है। अगली लाइन में हमने क्या किया, आउटपुट का फंक्शन कॉल किया। उसके बाद हमने कहा द एडिशन या सम इज, ये सब चीजें देखो ये मीनिंगफुल बनाने के लिए है, इसका असल में कोई कंपलसरी होना कहीं से साबित नहीं हो रहा। अगर ये लाइन आप ना भी लिखें, कुछ भी ना लिखें इसकी जगह पे, तो भी ठीक है। अगर आप इस लाइन की जगह पे लिख दें भाई XYZ लिख दें, और आगे आप आंसर को कॉल कर दें, तो भी वो आंसर को कॉल कर देगा। उसने तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को पूरा करना है, उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ आप मीनिंगफुल बनाने के लिए लिखते हो भाई अपने लिए, या एग्जामिनर को दिखाने के लिए, वरना इसका असल में कंपलसरी होना कोई कहीं से साबित नहीं है। ओके, हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाया, हमने कहा था एडिशन द सम इज, और उसके बाद क्योंकि आंसर नाम के वेरिएबल में इन दोनों की एडिशन वाली वैल्यू स्टोर हो गई थी, हमने आंसर को क्या किया स्क्रीन पे
कॉल कर दिया। तो इस तरह से एडिशन वाली वैल्यू स्क्रीन पे आ गया। हाँ, ये वाली लाइन स्क्रीन पे कहीं भी शो नहीं होगी क्योंकि ये आउटपुट के अंदर तो नहीं लिखी हुई, शो यही वाली लाइन होगी, ठीक है। लेकिन इसमें बस ये हो रहा है कि हमने दो लाइन कंज्यूम की है एक केस में, और इसमें ये हो रहा है कि फिलहाल हमने एक ही लाइन कंज्यूम की है एक केस के लिए। लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये केस इज मोर एफिशिएंट जो हमने ऊपर वाले बनाए हैं। इसी तरह अगर यूजर ने नेगेटिव एंटर किया है तो नेगेटिव केस हमने कैसे बनाया, हमने कॉलन लगाए, हमने आंसर नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू अलॉट की, और वो वैल्यू क्या है, num1 माइनस num2। यानी ये डिपेंड कर रहा है ना कि केस कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसकी एक और टेक्निकलिटी मैं भी आपको बताने वाला हूं जो आपको वैसे करिकुलम में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वो क्या है। देखो, अब जैसे मिसाल के तौर पे यूजर ने नेगेटिव एंटर किया, इसने देख लिया कि भाई यूजर ने नेगेटिव एंटर किया, अब इसने वो केस एग्जीक्यूट किया, इसने कहा भाई आंसर नाम की वेरिएबल को ये वाली वैल्यू अलॉट कर दो। और हमने नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट का फंक्शन कॉल किया, हमने कहा द सबट्रैक्शन इज, और आंसर को कॉल कर दिया। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा था कि आंसर में जो है वो एडिशन की वैल्यू स्टोर हो गई होगी, तो अब आपने आंसर के अंदर सबट्रैक्शन की स्टोर कर दी। तो बेटा याद रखो, ये पूरा प्रोग्राम एक दफा रन होगा। एक दफा यूजर से num1 लेगा, एक दफा num2 लेगा, एक दफा ऑपरेटर लेगा, सही है। तो वो एक दफा ही कोई ऑपरेटर डालेगा ना, कि इधर प्लस, इधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड। तो एक ही दफा आंसर नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर होनी है और हमने वही स्टोर वाली वैल्यू कॉल करवानी है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दफा में यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे दे रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक दफा में एक ही ऑपरेटर दिया जाएगा, दैट्स वाई आंसर की एक ही वैल्यू बनेगी एक दफा प्रोग्राम के चलने पे। अच्छा, हाँ, अब मैं बात ये कर रहा था, हाँ देखो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये थे हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, सॉरी एक्सपेक्टेड इनपुट्स थे ये, कि जो यूजर दे सकता है, उस पे हमने केसेस बना लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट थे, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जिस वेरिएबल के अंदर आएंगे उसी वेरिएबल पे केस ऑफ बनेगा, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर पे बन रहा है। अब अगर यूजर ने कोई नया ही चीज इंपुट कर दी जो ना प्लस था ना माइनस था ना मल्टीप्लाई था ना डिवाइड था, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है और वैसे भी हो सकता है। तो भाई जैसे एल्स वाला पार्ट बनता था ना इसके अंदर, इसी तरह केस ऑफ के अंदर अदरवाइज वाला पार्ट बनता है। और अदरवाइज की जो इंडेंटेशन है बेटा वो बिल्कुल केसेस से अलाइन होती है, सही है। इंडेंटेड नहीं होता, बिल्कुल केसेस के नीचे होता है। हाँ, जो केसेस होते हैं वो दो स्पेसेस से इंडेंट होते हैं केस ऑफ के नीचे से। अदरवाइज सेम इंडेंटेशन पे होता है, और उसमें हम कोई भी एक एरर कोड जो भी डिस्प्ले कराना चाहें वो करा देते हैं, कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो आउटपुट में शो करवा दो कि इनवैलिड, कि भाई यूजर ने इनवैलिड ऑपरेटर इनपुट कर दिया है और वो एक्सपेक्टेड इनपुट नहीं है। तो एल्स वाला पार्ट केस ऑफ के अंदर अदरवाइज वाला पार्ट होता है, और उसके बाद हमने केस ऑफ की बिल्कुल सेम इंडेंटेशन पे एंड केस करते हैं। ठीक हो गया। अब मजे की बात जो है, मजे की नहीं पते की बात जो है वो ये है कि भाई देखो, अगर मैं तुम्हें कंपैरिजन दूं ना, एक इफ एल्स का और एक केस ऑफ का, कि अगर दोनों ही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं तो हम क्यों अलग अलग इनको रखते हैं और क्यों अलग अलग यूज होती है। देखो, पाइथन के अंदर केस ऑफ नहीं होता, सी प्लस प्लस के अंदर होता है, जावा के अंदर होता है, इसी तरह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, किसी में नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं, अच्छा सॉरी, बात को रिपीट करते हैं कि भाई केस ऑफ और इफ एल्स अगर अलग अलग क्यों है अगर दोनों सिलेक्शन है तो। देखो, अगर टेक्निकल बात की जाए तो जो इफ एल्स का स्टेटमेंट होता है ना वो आपके सीपीयू पे बहुत बड़ा स्ट्रेन होता है। सीपीयू के ऊपर स्ट्रेन होता है वो, कैसे, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये आखिरी कंडीशन हो रही है ट्रू इसके अंदर, फिर भी मेरे सीपीयू को पहली कंडीशन से चेक करते हुए आना पड़ेगा। ये वाली चेक करेगा ट्रू है नहीं है, फिर ये वाली चेक करेगा, फिर ये वाली चेक करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके उसका स्ट्रेन हमें शो हो रहा होगा कि वो भाई बहुत स्ट्रेन हो रहा है। सीपीयू के स्ट्रेन का मतलब होता है बिल्कुल कोई नैनो सेकंड या पीको सेकंड के अंदर जाके बात हो रही होती है भाई, क्योंकि सीपीयू को हमने पढ़ा है कि सीपीयू एक सेकंड के अंदर मोर देन अ बिलियन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। तो एक इंस्ट्रक्शन का तो हम टाइम गिन ही नहीं सकते ना भाई, वो तो न्यूटन नैनो सेकंड में पहुंच जाएगा। तो
उसका स्ट्रेन भी उसके हिसाब से बात हो रही है, हमारे हिसाब से बात नहीं हो रही। तो उसको लेकिन ना, इफ पहले ये चेक करना पड़ेगा, फिर ये चेक करना पड़ेगा, फिर इस पे आना पड़ेगा, फिर उसको पता चलेगा अच्छा ये दो चेक किए थे तो टाइम जाया हुआ था, ये वाला सही है ना। इसी तरह ये तो सिर्फ तीन स्टेट, ये तो सिर्फ तीन कंडीशन है ना। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 कंडीशन है, 1000 कंडीशन है, 10,000 कंडीशन है, और आखिरी ट्रू हो रही है, तो उसको 9999 कंडीशन को बिला वजह चेक करना पड़ रहा है। ये बात जहन में रखिएगा कि इफ एल्स आपके है तो सिलेक्शन ही, लेकिन सीपीयू पे स्ट्रेन है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है ना भाई, उसका केस डायरेक्टली पिक कर लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे यूजर ने अगर मल्टीप्लाई एंटर किया, वो मेरा सीपीयू इसको और इसको नहीं चेक करेगा, बल्कि वो डायरेक्टली जंप करेगा इस वाले केस के ऊपर, डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे। अगर लास्ट भी किया है ना, तो डायरेक्ट लास्ट पे आएगा। दैट इज द थिंग जो केस ऑफ को सीपीयू फ्रेंडली बनाती है, कि भाई दिस इज मोर सीपीयू फ्रेंडली, इट गिव्स लेसर स्ट्रेन ऑन द सीपीयू एज कंपेयर टू द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो आई होप कि आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, और ये प्रोग्राम आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। आगे हमारे पास कुछ होमवर्क्स हैं जो मैंने दिए हुए थे, और ये वाले मैं होमवर्क चेक कर लेता हूँ मेरे पास कहाँ पे मौजूद हैं। ये वाले मैं सारे होमवर्क्स जो है ना आपको दे देता हूँ। ये देखें, ये बच्चों ने कितना काम किया हुआ था, एक एक सवाल को हमने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। ये सारे होमवर्क्स बेटा मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ क्लास में। और जहां तक रही इस क्लास की बात, तो पहले तो मुझे ये बता दें कि भाई अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पहले तो वो सवाल पूछ ले, फिर हम कोई और बात करते हैं। जी, सवाल पूछना है किसी को? नहीं पूछ रहे इसका मतलब है कि कोई सवाल नहीं है, तो ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगी, होपफुली शायद आज मिल जाए, वरना कल तो इंशाल्लाह मिल ही जाएंगी। बाकी ये है कि अगर मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ तो भाई देखें, मेरे पास ना अब इस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट है कि मैं एक एक को बोलूँ बेटा आपने होमवर्क कर लिया नहीं किया, सबमिट नहीं किया, चेक नहीं करवाया, ये सब का टाइम नहीं है। तो भाई आप अपने मदद आपके तहत सवाल करें, सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं हो रहा, आप मुझे डायरेक्ट डीएम में मैसेज कर दें कि सर मुझे ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको डीएम में ही बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा। ग्रुप में फिर ये होता है कि वो ना ऊपर नीचे बहुत मैसेज हो जाते हैं, तो फिर बंदे का अपना ही सवाल गुम हो जाता है कि पता नहीं कहाँ गया। तो आप मुझे डीएम कर दें जिस जिसको कोई सवाल पूछना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बात और रह गई है। होमवर्क मैं भी आपको भेज देता हूँ, देख के दूसरे ग्रुप पे होंगे वहां से फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर हमारी थर्सडे को क्लास होगी, और होपफुली इसी टाइम पे होगी। आई विल चेक टुडे के मेरी फ्लाइट जाने का स्केजुअल अगर चेंज हो गया तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट, लेकिन होपफुली इसी टाइम पे। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो अभी के लिए अगर आपने अभी आप लोग जाना चाहें आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। चलिए, अल्लाह हाफिज़।